जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज है शनिवार, यानी कल का गैप था और आज है दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। देखिए, बहुत कुछ घटित होता है और कल और आज में जितना भी घटनाक्रम हुआ है वो सारा घटनाक्रम मैं आपको सुनाऊंगा। खबरें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं सर, और समस्याएं भी बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कुछ होना चाहिए था उतना धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। चाहे हम शहर की बात कर लें या संभाग की बात कर लें, भरतपुर संभाग की, कि अपराध हो या विकास के काम हो, उनमें जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति लोगों को नज़र नहीं आ रही है। लोगों की समस्याएं बहुत हैं, लोगों के मुद्दे बहुत हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने हिसाब से प्रयास नहीं कर रही हैं, सरकारें भी अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके कुछ और भी तथ्य हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो उम्मीद ये करता हूं आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों की भी शिकायत है मेरे पास, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी भी शिकायत है मेरे पास, और शिकायत ये है सर कि हमारी टेक्निकल टीम ये कह रही है कि जितने शेयर या जितने व्यूज़ पहले हमारे अनछुए पहलू को मिला करते थे उतने अब नहीं मिलते। कारण क्या है वो भी आप स्पष्ट रूप से हमें बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ है आपको इसको शेयर करने में या देखने में। दूसरी बात यह है सर कि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर इस एपिसोड को या इस प्रोग्राम को हम कैसे चला पाएंगे। दिन भर की खबरों का कलेक्शन करके और तब हम आपके पास में लेकर के आते हैं, और ये वो एपिसोड है सर, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम फेस टू फेस मान लीजिए या ऑनलाइन मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए, आप लोगों से सीधा जुड़ते हैं। जो आप लोगों के दिमाग में चलता है ना वो मेरे दिमाग में भी चलता है। जो आपके जहन में है वही मेरे जहन में है, जो आपके सवालात हैं वही मेरे सवालात हैं, प्रशासन से हों या जनप्रतिनिधि से हों। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपकी सोच को जो है क्रियान्वित करता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। मैं आपकी आवाज़, आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं उनसे जो संबंध रखते हैं उन सवालों से। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज आप और हम करने वाले हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है, शेयर करें, और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जाएं वो भी शेयर करें। और मैं बार बार एक ही निवेदन करता हूं कि ना सिर्फ अनछुए पहलू को शेयर करें, बल्कि दिन भर जो भी खबर आप जी न्यूज़ पोर्टल पर या गंगापुर सिटी पोर्टल पर देखते हैं उन सबको आप शेयर करें। आपका ये जो योगदान और ये जो सहयोग है ना, ये हमको संबल प्रदान करेगा, ये हमको मजबूती देगा। वरना फिर शायद हम इस मुहिम में, इस अभियान में, इस लड़ाई में पीछे हट जाएंगे सर। तो आप लोगों का जो रोल है ना वो आप अदा करिए, और हमारा जो रोल है ना वो हम अदा करते हैं, हमारे पत्रकार अदा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं खबरों की। आज तारीख है 3 और बार है शनिवार। कल रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, वो चलेगा अभी संडे का। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया था, सर कल दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी? अभी तो बंद रहेंगी। कोई नई गाइडलाइन अभी नहीं आई है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ। कुछ दर्शकों ने कल भी मेरे पास में फ़ोन करा था कि अजय जी कोई नई गाइडलाइन आई है? नहीं आई है सर, अभी ऐसा ही चलेगा। इस बारे में अभी कोई रिव्यू सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी कल आप मार्केट बिल्कुल बंद रखेंगे, परसों सुबह 5 बजे तक, सोमवार सुबह 5 बजे तक बंद ही रहेगा, और संडे का जो लॉकडाउन चलता आ रहा है, कर्फ्यू चलता आ रहा है, वो यथावत रहेगा। बाकी सारे नियम एज इट हैं, उसमें कोई बदलाव या तब्दीली नहीं हुई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहले प्रदेश स्तर की। प्रदेश स्तर की कौन सी बड़ी खबरें हैं? मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर एक बैठक चल रही है, मैराथन बैठक है सर। 2 से 3 घंटे उस बैठक को चलते हुए हो गए, और बैठक चल रही है पटवारियों के द्वारा जो पिछले 5 से 6 महीनों से जो हड़ताल की जा रही थी विभिन्न मांगों को लेकर के, उस मामले को सुलझाने के लिए। पटवारियों की हड़ताल का सबसे बड़ा जो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा ना सर, या तो किसानों पर पड़ा है या छात्रों पर पड़ा है, क्योंकि पटवारी से रिलेटेड जितने काम थे ना वो सब बंद पड़े हैं पिछले 5 से 6 महीनों में। अपनी मांगों को लेकर के लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ में, लेकिन उनकी मांगों की कोई सुनवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। बीच में फिर कोरोना वाला मामला आ गया, फिर ये मामला ड्रॉप हो गया।
अब सीएम गहलोत ने आगे बढ़ करके इसमें पहल की है और बातचीत चल रही है इस वक्त। राजस्व मंत्री जो हैं हरीश चौधरी वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद हैं, पटवारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके आला अफसर या आला नेता वो मौजूद हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि कुछ पल में, कुछ देर में हमारे पास ये सूचना आ जाएगी कि 5 से 6 महीनों से चलने वाली ये जो हड़ताल है ना पटवारियों की, ये समाप्त हो जाएगी, ताकि लोगों के काम सुचारू रूप से चल सकें और वापस जो है ज़िंदगी वो पटरी पर लौटे। सर केसीसी से लेकर के और कितने सारे प्रमाण पत्र हैं, नामांतरण हैं, ये सारे पटवारियों के अधीन रहते हैं और पिछले 5-6 महीनों से ये सारे काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कई गांव तो ऐसे हैं, कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं जिनमें पटवारी है ही नहीं। तो उम्मीद ये करते हैं इस कहानी का अगर पटाक्षेप टाइम रहते हो जाएगा, समय रहते हो जाएगा, तो शायद इन कामों को फिर गति प्रदान हो सके। वो बैठक अभी भी चल रही है। हमारे पास जो अभी 20 मिनट पहले तक की जो सूचना है उसके मुताबिक अभी बैठक जारी है। राज्य में 17 जुलाई को सहकारी समिति और उपभोक्ता भंडार की भर्ती परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। उपभोक्ता भंडार के 385 पद हैं जिन पर ये भर्ती होगी और प्रवेश पत्र जल्द ही इनके जारी कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं इनमें सेल्समैन है या स्टोर कीपर है या क्लर्क है, टाइपिस्ट है, कैशियर है, आदि के ये पद हैं जिन पर ये भर्ती होने वाली है। तो प्रार्थना ये करते हैं राजी खुशी ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाए और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 385 जो पद हैं इन पर इन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिल जाए और 385 घरों में तो कम से कम खुशी दौड़े, लौटे कि कम से कम उनके घर में 385 लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल गई। क्योंकि हमारे यहाँ अटकने का जो मामला है ना ये बड़ा तेज़ी से चलता है साहब। नौकरियाँ, भर्तियाँ निकाल दी जाती हैं, कोई कोर्ट में अटक जाती है, किसी में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है और कहानी जो है ना वो अपने अंजाम तक पहुँच ही नहीं पाती है। लेकिन 385 जो पद हैं इन पर 17 जुलाई को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति और करौली के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर और बीबीजी कंपनी के जो प्रतिनिधि थे ओमकार को आज एसीबी कोर्ट में रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद में पेश किया गया और वहां से एसीबी कोर्ट ने अब उनको 16 जुलाई तक जेल में भेज दिया है। ये उस मामले में अपडेट है। 275 करोड़ रुपए की देनदारी को लेकर के ये मामला था, वीडियो वायरल हुआ था जैसा आप सबको पता है अच्छी तरीके से। पिंक सिटी जयपुर, या ये कहूँ कि पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत शानदार ये खुशखबरी है कि पिंक सिटी जयपुर में अब बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनने वाला है और चोप गांव में ये बनेगा। आरसीए के जो आयुक्त हैं गोयल साहब, उन्होंने आज इसके जो कागज़ हैं, भूमि आवंटन के जो कागज़ हैं, वो आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी को सौंप दिए हैं और अब इसके निर्माण कार्य को उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। आपको पता है 1 लाख जो दर्शक हैं वो क्षमता जो है वो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब कर दिया गया है, वहाँ है। और अब 75,000 की दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहले चरण में 45,000 और द्वितीय चरण में 30,000 दर्शकों की क्षमता को बैठाने की जो निर्माण है वो करवाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस पूरे प्रोजेक्ट को अमली जामा पहना दिया जाएगा। चौंकाने वाली एक खबर आई है। चौंकाने वाली कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे दर्शकों को ये पता होगा, जो एक्टिव हैं, जागरूक हैं, उनको ये पता होगा 2011 में तत्कालीन राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गहलोत ही थे, उन्होंने एक बिल पास किया था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये बिल क्या था? इस बिल में ये था कि हर विभाग की लगभग 25 विभाग इसमें शामिल किए गए थे और 25 विभागों के 200 मैं आपको बताता हूँ 221 सेवाएं उनको इसमें शामिल किया गया था कि समय पर ही आपको काम करना है। जैसे मूल निवास बनने का टाइम इतना है,
जाति प्रमाण पत्र बनने का टाइम इतना है, इतने टाइम में ही ये चीज़ें बन करके और उपभोक्ता तक, कस्टमर तक पहुंच जानी चाहिए, फरियादी तक पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का ये जुर्माना तय किया गया। शानदार कानून था सर, ये बिल्कुल शानदार कानून था जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया, गहलोत साहब ने बनाया, ताकि लोगों के प्रति जो शासन है उसकी जवाबदेही तय हो सके और एक निश्चित समय सीमा में लोगों के काम हो सकें। 2011 में जब ये कानून बनाया गया, उसके बाद से लेकर के अब तक देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जब ये कानून बना तब से लेकर के अब तक का अगर मैं बात करूं, 8 करोड़ से ज़्यादा इसमें शिकायतें दर्ज हुई हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा 10 साल में 8 करोड़ से ज़्यादा शिकायतें इसमें दर्ज हुई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने विभाग ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्य करने में लापरवाही बरती है। 8 करोड़ शिकायतें हुई है। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर, जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है। अधिकारियों ने समय पर काम नहीं किया। जुर्माना लगना चाहिए था 500 से लेकर के 5000 तक का। लेकिन और भी हंसने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि पूरे 10 साल में अब तक जो जुर्माना वसूल किया है ना सरकार ने, वो किया है केवल 31,000 रुपये। केवल 31,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है पूरे 10 साल में, जबकि 8 करोड़ से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी काम ही नहीं हुआ है, काम ही नहीं किया है सरकारी अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने। और अभी भी 82,000 शिकायतें हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं। कानून बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कानून कितना बढ़िया तरीके से अप्लाई हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही तो कहते आ रहे हैं हम साहब, योजनाएं बड़ी बड़ी बना देते हो आप, वादे बड़े बड़े कर देते हो, और जब धरातल पर जा कर के देखें तो कुछ नहीं मिलता सिवाय सुनने के कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती। सपने बड़े दिखा देते हो आप लोगों को। जो भी सरकार आती है, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ बहुत शानदार कानून था ये जो गहलोत सरकार ने बनाया था, मगर क्या अधिकारियों ने इसकी सुनवाई की? क्या अधिकारियों ने उसको गंभीरता से लिया? क्या सरकारों ने इसको गंभीरता से लिया? 5 साल तो वसुंधरा जी की सरकार रह करके चली गई। कितने निस्तारण हुए, कितने अधिकारियों पर जुर्माना लगा, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? सिर्फ कानून बनाने से काम चल जाएगा क्या? कानून की परिणति कितनी हो रही है धरातल पर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31,000 रुपये का जुर्माना वसूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और 31,750। और आपको मैं बता दूं 221 सेवाएं इसमें शामिल थी। ये ज़मीनी हकीकत है, जो कानून बनते हैं उनकी ये ज़मीनी हकीकत है। और ये 2011 में बना था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। चलते चलते हो गए 10 साल। जो हमारे जागरूक दर्शक हैं उनको पता होगा 2005 में एक कानून और बना था, बड़ा शानदार था सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ। RTI था ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। दम तोड़ दिया उस कानून ने अब। वरना जब ये कानून शुरू हुआ था इतने RTI एक्टिविस्ट हो गए थे सर, कार्यकर्ता और सक्रिय जो लोग हैं, कि अच्छे अच्छे जो विभाग हैं ना बड़े बड़े, उनकी सब की पोल खुलने लगी थी और भ्रष्टाचार के जो मामले ना वो सामने आने लगे थे। और अब क्या स्थिति है? 2 महीने हो जा, 5 महीने हो जा, 6 महीने हो जा, आपको RTI लगाए हुए आपको जवाब ही नहीं मिलता। दम तोड़ चुका है वो कानून भी। जनता से सीधे जुड़े हुए जो कानून है ना सर, वो दम तोड़ चुके हैं। चाहे वो RTI हो, चाहे हमारा ये लोकपाल सेवा वाला हो, चाहे इसके अलावा जन लोकपाल वाला मामला हो। कितने कानून ऐसे हैं जो सिर्फ फाइलों में दफन हैं और जो नाम मात्र के लिए चल रहे हैं, बाकी धरातल पर कोई इन मामलों में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो भ्रष्टाचार को रोकने में सबसे बड़े माइलस्टोन साबित हो सकते थे। ये हकीकत है और ये सच्चाई है। मेरे ख्याल से जितने दर्शक हैं ना, वो मेरी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि सर हो यही रहा है। कानून तो आप बहुत बड़े बड़े बना देते हो साहब, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता कि आखिर ये कानून जो हैं इन फील्ड कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने अप्लाई हो रहे हैं, कितने इनके रिजल्ट सामने आ पा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा।
जबकि ये कानून बहुत सशक्त और बहुत अच्छे कानून थे। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखना कितने लोग हैं। नहीं कर रहे ना, कम कर रहे हैं, है ना। कल अपनी बात के बाद में अनछुए पहलू बंदी कर दूंगा मैं, ये ध्यान कर लेना आप, क्योंकि फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, क्यों अपना टाइम ख़राब करूंगा। इससे अच्छा दिन भर आपको लाइव चलाते रहें, दैट्स इट। दिन भर की खबरों से आपको सरोकार ही नहीं है, आपको अपने मुद्दों से, अपनी समस्याओं से ही सरोकार नहीं है, तो शेयर ज़रूर करें। चलिए, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जो है ना वो जारी है सर। पिछले 14 दिनों में मानसून एक ही जगह स्थिर बना हुआ है, बरसात के कोई आसार अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। रात का तापमान आप देखो 40 डिग्री से ऊपर है, जबकि ये दिन में रहता है, लेकिन दिन के और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर है नहीं। 43.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा चूरू में रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया। गर्मी का सितम जारी है और अभी भी आने वाले लगभग एक हफ्ते तक कोई राहत गर्मी से नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो मैं थोड़ी बहुत हवा ज़रूर चल रही है। कल रात भी अच्छी हवा थी शहर में, तो लोग थोड़े से सुकून में ज़रूर रहे, गर्मी से थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली। लेकिन अभी मानसून की आंख मिचौली जो है ना वो जारी है। कोरोना कह रहे हैं बात, वैसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा नहीं है अब कोरोना, लेकिन चलिए मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ आज के। कोरोना के आज पूरे प्रदेश भर में सिर्फ 90 केस आए हैं, 100 से भी नीचे, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 90 केस आए हैं, 4 मौत हुई हैं और सबसे ज़्यादा 17 केस जो आए हैं वो जयपुर में आए हैं। तो कोरोना धीरे धीरे दम तो तोड़ रहा है। और वैक्सीनेशन में कहना ही क्या सर, लोग जिस तरह का सहयोग कर रहे हैं, अब तो केंद्र सरकार की कमी नज़र आ रही है बस कि वो वैक्सीन की डोज अगर समय समय पर पहुँचाती रहे ना, तो लोग तो पीछे नहीं हैं और राजस्थान सरकार भी पीछे नहीं है। जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की है, फ्री हैंड छोड़ दिया चिकित्सा कर्मियों को और लोगों को भी। सबसे बड़ी बात यह है, आइए, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड लाइए और वैक्सीन लगवाइए। बीच में 2 दिन का गैप हुआ, उसका नतीजा ये हुआ अब पिछले 2 दिन से ज़बरदस्त भीड़ पड़ रही है जितने भी सेंटर है ना, वैक्सीन सेंटर, उन पर। तो लोग समझ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, और उनको पता है कि यही एकमात्र विकल्प है। अगर हमको तीसरी लहर से भी बचना है ना, तो हमको जल्द से जल्द खुद का टीकाकरण करवाना ही पड़ेगा, और वो करवा लें। जानकारी लें पुख्ता, भटके नहीं बेवजह, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। मुझे पता है जब भीड़ लगती है तो परेशानी होती है लोगों को। प्रशासन से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि एक तो पानी की और एक छाया की, ये 2 व्यवस्था तो करवाएं सर। उदय मोड़ वाले पे जिस तरह आपने चांदनी तनवा करके वहाँ छाया की व्यवस्था करी है, वो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। हॉस्पिटल है या जहाँ भी आप कैंप लगाते हैं, वहाँ छाया और पानी, इन 2 चीज़ों की व्यवस्था आप ज़रूर करें। क्योंकि टीकाकरण के बाद भी लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप वहाँ लोगों को रोकते हैं। तो कोई भी क्रिटिकल कंडीशन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, तो उसके लिए इन 2 चीज़ों की व्यवस्था आप ज़रूर करें। ये मेरी प्रशासन से गुहार है सर। तो ये है, वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। तो कामा के कैथवाड़ा पुलिस ने आज गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पैदल जा रहे 21 गौवंशों को मुक्त करवाया और उनको गौशाला भिजवा दिया गया है, और 6 लोगों को चिन्हित किया गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे, और गांव खेड़ा बसोली का ये मामला है। अच्छा, गौ तस्करी के जो मामले हैं, ये भरतपुर से भी अब ज़्यादा आने लगे हैं सर। लगातार हम इस तरह की खबरें आपको भी बताते आ रहे हैं कि वाहनों के ज़रिए है, स्कॉर्पियो के ज़रिए है। दरअसल क्या, एक पूरा ग्रुप मिलकर के ये काम कर रहा है सर, गौ तस्करी का, और पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में कमर कस रखी है इन लोगों के खिलाफ। कुमेर के जंगलों में एसओजी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज नकली शराब की पैकिंग का एक कारखाना पकड़ा है जंगलों से, और विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब के 10,000 ढक्कन और रैपर पुलिस ने जब्त किए हैं। गुड़गांव की एक शराब निर्माता कंपनी थी, उसने शिकायत की थी, और उनकी शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है एसओजी ने और पुलिस ने, और एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। भरतपुर जिले में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष अभियान चला करके अवैध हथियारों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 15 से 30 जून के बीच, यानी 15 दिन में 26 मामले दर्ज किए गए हैं और 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे 26 अवैध देसी कट्टे, 39 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा इसी तरह।
कामा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर या धौलपुर से एक भी दिन शायद ऐसा नहीं जाता सर जब दुष्कर्म की कोई घटना सामने नहीं आती हो। बिल्कुल हर रोज़ हम देखते हैं कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना जो है भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र से ज़रूर सामने आती है। आज भी एक महिला ने ये मामला दर्ज करवाया है और महिला जो है वो मजदूरी और शादी पार्टियों में सफाई का काम करती है। उसका पति बीमार रहता है और ये उसकी मजबूरी है, इस वजह से उसको ये काम करना पड़ रहा है। और जब मामला दर्ज करवाया तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है आरोपियों के द्वारा। टेंट का काम करने वाले व अन्य लोगों के खिलाफ उसने मामला ये दर्ज करवाया है। भरतपुर से अगला मामला आया है। पिकअप की टक्कर से एक युवक की मौत का मामला है। बयाना हिंडौन मार्ग पर समोगर पुल जो है वहाँ पर राह चलते 40 वर्षीय मुकुट गुजर निवासी डांग बयाना को तेज़ रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से वो घायल हुआ। परिजनों को जब सूचना मिली तो परिजन उसको लेकर के CHC पहुँचे, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। आज चंदसौरा पेट्रोल पंप के पास में 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत और एक बाइक पर सवार जीजा साले इसमें गंभीर रूप से हो गए घायल। CHC सैपऊ में उनको भर्ती करवाया गया है, जहां गंभीर स्थिति पर उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों की पहचान अमर सिंह निवासी उदैना तथा दूसरा जो साला था नरेश कुशवाहा नगला का रहने वाला है। धौलपुर के बाड़ी में बदला मौसम का मिजाज। ये पूरी एक खबर आई है पूरे भरतपुर संभाग से, नहीं तो हर जगह से गर्मी की सूचना है। पसीने ने जान निकाल रखी है लोगों की, गर्मी ने जान निकाल रखी है। केवल बाड़ी से हमारे पास में एक खबर आई है कि शाम होते होते वहाँ मौसम का मिजाज बदला है। अच्छी ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं वहाँ चली है शाम को और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। धौलपुर के बाड़ी से एक खबर आई थी। नगर पालिका बसेड़ी में नालियाँ भरी हुई है कचरों से। बसेड़ी हाल ही में नगर पालिका बना है, नई नगर पालिका बनी है। इतना आसान नहीं होगा संभालना। पुरानी नगर पालिकाएँ ढंग से संभल में नहीं आ रही तो नई नगर पालिकाओं को संभालना इतना आसान नहीं होगा। और गली मोहल्लों में भी जो नालियां हैं वो कचरे से भरी पड़ी हैं और प्रशासन पूरी तरह बेपरवाह है, इस मामले को लेकर के लापरवाह है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने मांग की है कि मानसून से पहले इनकी सफाई कर दी जाए, वरना आगे गंभीर स्थिति होगी और जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो ये खबर थी नगर पालिका बसेड़ी से। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबर है। SP मृदुल कछावा जो हैं वो पूरे रंग में नज़र आ रहे हैं। लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहती है और हर अपडेट से वो मीडिया को भी जानकारी देते हैं, लोगों को भी रूबरू करवाते हैं। मासलपुर में जो बैंक डकैती हुई तुरंत 1 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, इसको लेकर के भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। वहीं एक और मामला आया सपोट्रा में। आज ACB ने कार्रवाई की। ACB का तो कहना ही क्या, आप बिना सोचे समझे रोजाना आंख मीच करके भी अगर खबर निकालोगे ना तो ACB की एक कार्रवाई तो ज़रूर मिलेगी आपको। लगातार एक्शन में ACB। सपोट्रा में कार्रवाई की और विद्युत विभाग का एक लाइनमैन है लक्ष्मी, उसको ट्रैप किया है। 16,000 की रिश्वत लेते, कोई DC कनेक्शन था, उसको लेकर के रिश्वत मांगी गई थी। हिंडौन में बढ़ रहा है अतिक्रमण का मकड़ जाल, और ये तो हिंडौन में क्या साहब सब जगह बढ़ रहा है। गंगापुर की भी अगर बात करूँगा मैं आगे आने वाले पॉइंट पर, लेकिन हर जगह अतिक्रमण का, मैं हर बार अपनी खबरों में ये कहता हूँ, आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरेगा अतिक्रमण। लोगों को हटा नहीं पाओगे आप, और जो जहाँ जम गया ना वहाँ का पट्टा आपको देना पड़ेगा उसको। बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी प्रशासन के लिए। तो अतिक्रमण हिंडौन में भी तेज़ी से पैर पसार रहा है और गौरव पथ का जिन निर्माण किया था सरकार ने, उस गौरव पथ पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। निर्माण के समय 10 फीट जगह छोड़ी थी प्रशासन ने। निर्माण जब हुआ था तब 10 फीट जगह छोड़ दी गई थी। अब वहाँ पक्के निर्माण हो चुके हैं। जो 10 फीट जगह छोड़ी थी उस पर पक्का निर्माण हो चुका है और प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है, जबकि प्रशासन की नाक के नीचे पूरा खेल चल रहा है और सब चीज़ का पता है प्रशासन को, मगर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता। ताज्जुब की बात यह है, पता नहीं इन लोगों के इतने रसूख हैं या इनकी वो कौन सी है ना, वो एक भाषा का इस्तेमाल करता है सेटिंग। हाँ, इनकी कौन सी सेटिंग है
कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता और पीडब्ल्यूडी के लिए अब लापरवाही इसको मानी जा सकती है। और करोड़ों की ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अतिक्रमण के रूप में। मंडरायल में आज एक महिला ने 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप दर्ज करवाया है और डराने धमकाने की भी सूचना दी गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। स्मैक के खिलाफ भी इंडौन पुलिस की कार्रवाई जारी है और फैलीकापुरा रहने वाले श्याम सिंह मीणा को 500 ग्राम स्मैक के साथ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फैलीकापुरा, इस गांव का नाम नोट कर लेना आप, क्योंकि यहाँ से लगातार नशे के जो कारोबार की सूचना है ना, वो हमारे पास भी आती रहती है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, सक्रिय हैं नशे के कारोबार में। अब चलते हैं सवाई माधोपुर, यानी हमारे ज़िले की बात करते हैं। तो रणथंभौर में बाघिन T61 जो बाघिन है, उसके पैर में लगी चोट का थी ना जानवरों के, तो वो जानलेवा साबित हो जाती है कई बार, क्योंकि वो घाव जो है ना वो पक जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है और जानवर की मौत हो जाती है। नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, है ना, डिस्टरबेंस हुआ। चलिए, सवाई माधोपुर ज़िले की मैं खबर आपको बता रहा हूँ और रणथंभौर में बाघिन T61 के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर आई, प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। ये एक मामला ज़रूर, एक दर्दनाक घटना हमारे पास में आई थी। खेड़ली रेलवे फाटक की ये घटना है और बताया जा रहा है कि दोनों शवों की पहचान कर ली गई है और दोनों रात को घर से निकले थे। माउंट टाउन पुलिस मौके पर पहुंची घटनास्थल पर और युवती जो है वो आटूण कला निवासी कीमत उम्र 23 वर्ष और युवक धमूण निवासी शंकर मीणा 32 वर्ष है, इनके रूप में पहचान हुई है। और पुलिस ने जो है शवों का पोस्टमार्टम करा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और प्रेमी युगल के आत्महत्या करने का ये एक मामला सामने आया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ चल रहा है, उनसे बात नहीं हो पाएगी, है ना। आज हमारा विचार था कि हम चेयरमैन महोदय से कुछ बात करते कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि सर बात नहीं हो पाएगी। चलिए, पहले मैं गंगापुर सिटी के जो मुद्दे हैं वो आपको बता देता हूँ, आज की जो खबरें हैं वो बता देता हूँ। रीको में आज एक बालक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और बताया जा रहा था कि परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की ये बालक तैयारी कर रहा था, रेलवे की तैयारी कर रहा था और इसी के चलते ये थोड़ा सा मानसिक तनाव में था, स्ट्रेस में था और इसी के चलते उसने अपने कमरे में फंदा लगा करके गले में और आत्महत्या कर ली। रात को ही एक शायद घटना हो गई थी। सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजनों को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। उदयपुर थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवा करके और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों को सूचना दी गई और शव का पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एक और मामला सामने आया गंगापुर से आज क्राइम का। दहेज के लिए एक और बेगुनाह की मौत हुई। अनुराधा सोनी नामक जो विवाहिता है, उसके परिजनों ने, उसके परिवार वालों ने ये मामला दर्ज करवाया है कि साहब शादी के बाद से ही लगातार उसको परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, न उसकी देखभाल की जा रही थी, न रखरखाव किया जा रहा था और मारपीट हो रही थी और इसी को लेकर के उसने आत्महत्या कर ली। हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है पियर पक्ष ने और 12 साल पहले इसका विवाह हुआ था। कल एक लाइव मैंने आपको दिखाया था कुशालगढ़ परियोजना का, उसके बाद में जितने भी दर्शकों के फीडबैक आए वो बहुत शानदार थे सर। दरअसल मुझे भी उस स्टोरी को बनाते हुए कल बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि लगातार काफ़ी टाइम से बहुत सारे दर्शक कह रहे थे सर उसमें क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं सर अगर सब कुछ अच्छा रहा ना तो वो परियोजना बहुत जल्दी मूर्त रूप ले लेगी और गंगापुर के लोगों का एक बहुत खूबसूरत सा सपना जिसको कहा जा सकता है वो साकार होने वाला है। अगर जल्द से जल्द वो हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी दुनिया लोगों को मिलेगी जहाँ वो अपने परिवार के साथ में सुकून भरा वक्त गुजार सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और थोड़ा से मानसिक तनाव से दूर होकर के कुछ चंद लम्हे फुर्सत के अपने बच्चों के और अपने परिवार के साथ में वो गुजार सकते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं, जो कल वो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि साहब जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। अभी उसके सेकंड फेज़ का काम चल रहा है जिसमें उसमें हरियाली है, प्लांटेशन है, गार्डनिंग है, इसका काम किया जा रहा है और फिर थर्ड फेज़ में जो है वो वाटर से रिलेटेड जो काम है उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द ये बड़ी परियोजना है ये
पूरी हो जाए और लोगों को एक शानदार सी सौगात मिल जाए। अमृत योजना के कनेक्शन, ये एक ऐसा मुद्दा है सर जिसको लेकर के मैं जो कहूँगा ना, मेरे ख्याल से आप लोग भी उससे सहमत होंगे। जहाँ जहाँ भी अमृत योजना वालों ने कनेक्शन किया है, वो कनेक्शन इतना घटिया उन लोगों ने किया है सर कि वो कनेक्शन पहले ही अभी से दम तोड़ने लगे हैं। ना तो उन्होंने जो नली लगाई वो कोई काम की, जो उन्होंने जॉइंट किए वो कोई काम के नहीं है सर। पूरे कनेक्शन हिले पड़े हैं, पूरे कनेक्शन ढीले पड़े हैं, पूरे कनेक्शन धीरे धीरे एक एक करके वो टूटते जा रहे हैं, बिल्कुल टूटते जा रहे हैं। और मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ, मैं चश्मदीद हूँ। मेरे घर में जो उन्होंने कनेक्शन करा था ना सर, वो 3 जगह से टूट चुका है। मतलब पहले और बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे होता जा रहा है वो, क्योंकि धीरे धीरे करके वो जो पाइप है ना, उनके जॉइंट है वो खुलते जा रहे हैं। मेरी ही कॉलोनी में लोगों ने पुराने जो नए कनेक्शन अमृत योजना वालों ने करे थे, उनको मजबूरी में हटाना पड़ा, प्राइवेट लोगों को बुला करके और दूसरे कनेक्शन करवा करके दूसरी पाइपलाइन डालनी पड़ी है। बिल्कुल ये सही है ना। अमृत योजना का काम ढंग से हुआ, सीवरेज के तो कहने ही क्या साहब, जैसे जैसे चैम्बर लगा दिए, ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी लगा दिया। शिकायतें हुई तो काट करके छोटे कर दिए। और जोरदार बात ये, जितने कनेक्शन सीवरेज वालों ने करें, बहुत सारी कॉलोनियों से अब सीवरेज की जो नए नए चैम्बर है ना, वही ओवरफ्लो होकर के और पूरी गंदगी फैल रही है सर। ना आप अमृत योजना का काम ढंग से कर पाए, ना आप सीवरेज का काम ढंग से कर पाए, ना अधिकारी ढंग से मॉनिटरिंग कर पाए, ना प्रशासन ने ध्यान दिया। अब इसका सीधा सीधा मेरा सवाल ये है, इसका दोषी है कौन, किसको सजा मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है साहब। और मैं तो गंगापुर की जनता से भी ये कहूँगा, ये आपके लिए भी सोचने का विषय ज़रूर है कि डिमांड नोटिस हमने जमा करवाया, बड़ी योजनाओं के सपने आपने हमको दिखाए और दर्द हमको ही झेलना पड़ रहा है। कितने सारे दर्शक ऐसे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिनके अमृत योजना के कनेक्शन है ना वो फेल हो चुके हैं। अमृत योजना के नलियाँ या तो पिचक गई, या मीटर टूट करके या खुल करके हाथ में आ गए, हुआ है। और ऐसे कितने दर्शक हैं जिनके गली मोहल्लों में ये समस्या आई है कि साहब सीवरेज के चैम्बर टूट टाट गए, ढक्कन पता नहीं कहाँ गए, और ओवरफ्लो हो करके और सीवरेज की जो गंदगी है ना वो वार्डों में फैल रही है, हो रहा है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से, मैं फिर ज़्यादा कहूँगा ना सर तो आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा आपको कि आप कुछ ज़्यादा बोलते हैं सत्ता के बारे में, प्रशासन के खिलाफ, ये वो बहुत कुछ कहते हैं सर आप लोग। और मैं सब सुनता हूँ, सब मुझे पता है कि कौन मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है। मगर जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास मत करो सर, ये जनता का दर्द है, इसको समझने का प्रयास करो। बड़े बड़े सपने तो आपने दिखा दिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आपने यहाँ शहर में चला दिए, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, और नुकसान जो भोग रही है ना वो जनता भोग रही है। पानी की कंडीशन 12 मिनट 13 मिनट पानी आता है कॉलोनियों में, और वो खुद अमृत योजना वाले जो कर्मचारी हैं ना वो ये कह रहे हैं भाई साहब वो प्रेशर ही नहीं खोल रखा। क्यों नहीं खोल रखा, क्यों नहीं खोल रखा आपने प्रेशर? जब आपने कनेक्शन कर दिया, जब आपने कनेक्टिविटी प्रॉपर कर दी, तो आप पानी तो दे दो। इसी के लिए तो किया था ये कनेक्शन आपने, और किस लिए किया था? अब तो पानी दे दो। बोले भाई साहब प्रेशर नहीं खोल रखा, पता नहीं क्यों नहीं खोल रखा। सीवरेज और अमृत योजना का जो काम है वो बिल्कुल घटिया किस्म का काम हुआ है इस शहर में, और चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी है सर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं इससे अच्छा काम तो अगर किसी प्राइवेट प्लम्बर को आप दे देते ना ये काम, तो वो आपसे बेहतर करके बता देता, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हो। शर्म करो कि जीता जागता भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। इन कंपनियों के खिलाफ पेनल्टी नहीं बल्कि इनको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए कि आप इस तरह का काम कर रहे हो। 1 इंच नली बढ़ा करके नहीं दे रहे आप, मीटर लगाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे आप, रसीद तुरंत ले रहे हो, कनेक्शन तुरंत कर रहे हो। ढंग से तो कर दो, क्वालिटी का सामान तो लगा दो कम से कम उनमें। सामान लगाना तो दूर की बात है सर, जॉइंट तक ठीक नहीं है, और जगह जगह से पानी की पाइपलाइनें लीकेज हो रही हैं, पानी व्यर्थ ज़्यादा बह रहा है। ये कंडीशन है अमृत योजना की। सफाई व्यवस्था
कर रहे हैं साहब, कॉलोनियों में चल भी रही है, बिल्कुल मैं इससे मना नहीं करूँगा। मैं दिन भर घूमता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सी कॉलोनियों में नालियाँ साफ़ हो रही है, कौन कौन सीयों में क्या हो रहा है, मगर चौराहों पर कचरों का ढेर 12-12 बजे तक नहीं उठता दिन में। दोपहर में 12 बजे तक और 1 बजे तक कचरा उठाया ही नहीं जाता है। फिर सफाई का फ़ायदा क्या हुआ? ये कंडीशन है। कल रात को उदयपुर चौराहे से आगे जो नई अनाज मंडी है, वहाँ जो मुख्य नाला है उसकी सफाई हो रही थी जेसीबी के द्वारा। मैं पहुँचा, मैंने देखा सर, खुद नगर परिषद के कर्मचारियों का ये कहना है, और उनका तो चलो उनको छोड़ दो, गंगापुर की आम जनता का ये कहना है, अगर आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत है तो, कि सर आप सफाई करवा रहे हैं नालों की, बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम एक नाले की सफाई तो पूरी करवा दो। 2 फेरो कवर हटाए यहाँ से कर दी, 2 फेरो कवर हटाए वहाँ से कर दी, हो गया नाला साफ, चलो अब जेसीबी दूसरी जगह लग गई। एक नाला कंप्लीट नहीं होता, दूसरी जगह जाकर के जेसीबी आप लगा देते हैं। मजाक बना रखा है आपने। कचरा कम उठाते हो, पानी, गंदगी, कीचड़ उसको ज़्यादा उठाते हो। जाल लगा दो इन बकेट में, ताकि सिर्फ कचरा बाहर निकल करके आए और जो गंदगी है ना वो सड़कों पर फैलती नहीं जाए आपकी ट्रॉलियों के माध्यम से। इतना सिस्टम तो बना सकते हो कम से कम। छोटे बच्चे हैं ना, वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि अगर यहाँ से मिलता क्या है, प्लास्टिक है, थैलियाँ हैं, पन्नियाँ हैं, या और कोई चीज़ है, या आपके चाय के कप हैं, वही तो मिल रहे हैं। और मिल क्या रहा है इनमें? बकेट उठाते हो, कीचड़ पूरा उठा लेते हो, वापस वो जो ऊपर का कचरा है वो तो वापस बह करके वहीं चला जाता है, और फिर उनको ट्रॉलियों में भर करके बोले साहब नालों की सफाई हो रही है। कुछ तो सिस्टम बनाओ सर। कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मुझे तो गंगापुर की जनता पर बड़ी शर्म आती है सर। जी न्यूज़ पोर्टल को तो आप सब कुछ बता सकते हो, मगर अधिकारियों से और प्रशासन से जाकर के कभी सवाल जवाब नहीं करते आप लोग। बड़े अफसोस की बात है। ये इस तरह सफाई चल रही है। एक खुशखबरी और है, कल विधायक रामकेश मीणा के द्वारा सालोदा मोड़ स्थित जो शमशान घाट है, वहाँ जो नई टंकी का निर्माण हुआ है, कल से उसका शुभारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे टंकियाँ बन रही हैं वैसे वैसे उनमें पानी चढ़ाया जा रहा है, और वहाँ से फिर अलग अलग कॉलोनियों में पानी सप्लाई किया जा रहा है। इससे बहुत सारी कॉलोनियों को फ़ायदा होने वाला है सर। आने वाले 2-4 दिन में ही पानी अच्छी स्पीड में आएगा, समय पर आएगा। वसुंधरा कॉलोनी, आदर्श नगर, सालोदा मोड़ है ना, सैनिक नगर तक का जो एरिया है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जिससे राहत मिलेगी इस टंकी के निर्माण से। और प्रेशर खुल जाए तो है, हाँ, फिर वही रटा डायलॉग आएगा, नहीं सर पानी तो दे रहे हैं हम, लेकिन वो क्या, प्रेशर नहीं खुल रहा। जनता के प्रेशर का इम्तिहान मत लो, कुल मिला करके ये है। तो कल विधायक महोदय उसका शुभारंभ करेंगे, और एक नई सौगात शहर के लोगों को मिल जाएगी। 9 टंकियाँ ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे चालू होती चली जाएंगी, वैसे वैसे लोगों को पानी की जो समस्या है उसका समाधान होता चला जाएगा। टीकाकरण शहर में जारी है, बिल्कुल 2 दिन के गैप के बाद में अब वापस से टीकाकरण शुरू हो चुका है। 2 दिन तक केवल कोवैक्सीन आई थी, लेकिन अब कोविशील्ड भी आ गई है, ठीक है ना। तो जानकारी, प्रॉपर जानकारी लेकर के, और फिर आप प्रथम डोज या सेकंड डोज जो भी आपको लगवानी है, बेझिझक आप लगवा सकते हैं। टीकाकरण ज़रूर करवाएं, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित करें, और ये जो महादानव आया था ना कोरोना का, इससे मुकाबला करें। तो ये है, और 2 मुद्दे आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, और वो 2 मुद्दे ऐसे हैं सर जिन पर डिस्कस ज़रूर करूँगा मैं आने वाले समय में। एक तो निजी विद्यालयों में फ़ीस वसूली का मामला, और एक बिजली के बिलों का मामला। अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी है। स्कूलों में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजना तो चाह रहा है, मगर वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा कि साहब किस तरीके से मैं बच्चों का एडमिशन करवाऊं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो फ़ीस नहीं दे पा रहा है। निजी विद्यालय लगातार दबाव बना रहे हैं, और ये उसके सामने अब दोहरी जो मानसिकता है ना, परिस्थिति है, वो खड़ी हो गई। यही हाल बिजली के जो बिल हैं उनको लेकर के है कि साहब ऑनलाइन जो मैंने जमा कराए थे उसकी भरपाई हो नहीं पा रही है, और पता नहीं कितनी रीडिंग, जबकि कोई रीडिंग लेने आया ही नहीं था।
बिना रीडिंग लिए बिजली के बिल भेज दिए, और बिजली के बिल इतने हैं जो गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं। लाइट की कटौती की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली अगर मुझसे आप पूछें तो पिछले 2 दिन से कटौती में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। 2 दिन से अब विद्युत कटौती उतनी नहीं हो रही है, लोगों को थोड़ी सी लाइट अब ज़्यादा मिल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है अन्य दिनों की तुलना में। लेकिन कब चली जाए ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। जैसे अब चली गई है ना, बत्ती गुल मीटर चालू, ये सिस्टम है। तो ये 2 मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी। अतिक्रमण के गंगापुर में ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं सर, अगर आज सभापति महोदय से मेरी बात होती तो मैं ज़रूर बताता। इन दिनों नई अनाज मंडी जो है ना, उसके पास में होकर के पीछे की तरफ जब हम जाते हैं उस्मान कॉलोनी, वहाँ एक नाले का निर्माण हो रहा है, और वहाँ से मेरे पास में वीडियो और फुटेज आए हैं सर कि बहुत अच्छे तरीके से नाला बनाया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। लेकिन उस नाले के बीच में कुछ ऐसे दबंग लोग हैं साहब, ऐसे शानदार लोग हैं, मैं तो शानदार ही कहूँगा साहब इनको, कि जिन्होंने मकान की सीमा से भी 10-12 फीट आगे निकाल रखा है अपने मकान को, और नाले के बीच में आ रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी नाले को ही घुमा दिया। मगर मजाल है उनसे कह दिया हो कि भाई साहब आपने अतिक्रमण कर रखा है, अपना निर्माण हटाओ, है ना। जोरदार बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम चल रहा है। पर ये नहीं चलेगा साहब, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। नियम कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है तो उसके अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, हटाया जाए। उस्मान कॉलोनी का मामला है, अगर सभापति महोदय मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, खबर को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि सर प्लीज़ जो नाले का आप निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ कुछ मकान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान को, जो उनकी सीमा है उससे भी 10 फीट 12 फीट आगे बढ़ा रखा है। आपने नाला मोड़ दिया, मगर उन लोगों के अतिक्रमण को हटाने की आपने जहमत तक नहीं उठाई। आखिर प्रशासन इनके सामने बौना नज़र क्यों आता है? क्यों इनके सामने प्रशासन जो है अपनी गर्दन झुका लेता है? ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी और सब कुछ ठीक ठाक है, और उम्मीद ये करते हैं साहब, एक दर्द और है कि ये स्कूल और कोचिंग अगर खुल जाएं तो इन बच्चों के चेहरों पर भी एक अच्छी मुस्कान आप दे सकते हैं। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अब खोल दें सर। अगस्त में हो सकता है 12 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन आ जाए, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? अभ्यर्थियों की भर्ती जो परीक्षा है वो आपने निकाल दी, 26 को रीट की एग्ज़ाम आप ले रहे हैं, लाइब्रेरी आपने बंद कर रखी है, कोचिंग आपने बंद कर रखी है, कॉलेज आपने बंद कर रखे हैं, तो ये बच्चे पढ़ें कैसे? जब क्रिकेट टीम को मैच खेलना होता है ना, तो 1 महीने पहले विदेशों में जा कर के और यूज टू होती हैं उस माहौल के। नहीं साहब, यहाँ के माहौल में ढलना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैच खेल पाएंगे। कैसी हवाएं चलती हैं, कैसा मौसम है। तो साहब एजुकेशन भी वही चीज़ है। अभी तो इन बच्चों को वापस रिदम में आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो इनको कुछ राहत तो दें। ऑड इवन का फार्मूला अपना लें, 1 3 5 7 रोल नंबर वाले बच्चे आ जाएंगे, 2 4 6 8 वाले बच्चे कल आएंगे। कुछ इस तरह का कर लें, बच्चों की संख्या सीमित कर दें। स्टाफ जो है उसको आप बिल्कुल बाउंड कर सकते हैं कि पूरा वैक्सीनेट होना चाहिए स्टाफ। कई चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप। तो उम्मीद ये करते हैं, और सरकार से हमारी गुजारिश है, सर प्लीज़ स्कूल, कोचिंग, लाइब्रेरी, इनको भी अब खोला जाए। टाइम आ गया, 3 जुलाई हो गई आज। तो ये आज की तमाम खबरें थी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। आपके मुद्दों का हम विशेष ख्याल रखते हैं सर, आपकी समस्याओं का विशेष ख्याल रखते हैं। बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य वही रहता है कि आपकी समस्याओं को हम प्रशासन तक पहुंचाएं और आपकी समस्याओं का समाधान हो। एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, जैसे कल रविवार है और कल आएगा आपनी बात, यानी ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की समस्याएं, गाँवों की समस्याएं। इसमें हम एक बदलाव कर रहे हैं, और गौर से इस बात को सुनिए। हम ये चाहते हैं कि कल के बाद, यानी जब अगला रविवार आए और जब अगला एपिसोड आए अपनी बात का, वो हम किसी ग्राम पंचायत में जाकर के लाइव करें। ये मेरे दिमाग में, और हमारी टीम ने जब डिस्कस किया तो ये चीज़ सामने आई कि क्यों ना हम दिन भर वहाँ रहें
उस गांव से, उस ग्राम पंचायत की समस्याओं को लाइव चलाएं, जो अच्छे काम हुए हैं उनको लाइव चलाएं, और रात को वहीं से हम अपनी बात का प्रसारण करें। तो आप अपने गांव की अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं। आपके गांव में अगर कोई धार्मिक स्थल है, आपके गांव की कोई फेमस चीज़ है, तो उसके बारे में भी तो लोग आपके गांव को पहचानेंगे, आपकी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी रखेंगे, आपकी ग्राम पंचायत के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वहीं जा कर के करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है मेरी, ऐसा करने के लिए हमें सरपंचों का और ग्रामीणों का सहयोग मिलना ज़रूरी है। उनके बिना सहयोग के हम इस कार्यक्रम को वहाँ जा कर के लाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी ग्रामीण या जो भी ग्राम पंचायत के सरपंच अपनी ग्राम पंचायत को इसमें शामिल करना चाहते हैं कि सर आप हमारे यहाँ आइए, हमारी समस्याओं को, अच्छाइयों को, बुराइयों को सबको देखिए और यहीं से आप लाइव करिए, तो हम ज़रूर आएंगे। वो मुझसे संपर्क करें सर मेरे फ़ोन नंबर पर, तो हम ज़रूर आएंगे। आपके सहयोग के बिना फिर हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा नया विचार है, हम इसको करना चाहते हैं कि हम एक दिन पूरा गांव में ही गुजारें, वहीं खाना खाएं, वहीं लोगों से मिलें, वहाँ के संस्कार संस्कृति सबको देखें, वहाँ की फेमस चीज़ों को, वहाँ के फेमस धार्मिक स्थलों को, वहाँ की कोई अच्छी और चीज़ है, अलग चीज़ है, उसको हम देखें, लोगों को दिखाएं लाइव, और फिर रात को वहीं से हम अपनी बात का लाइव प्रसारण कर पाएँ। ये हमारे दिमाग में एक चल रहा है। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस समय और जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्र ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके अंदर कोई ऐसा आइडिया है और आप चाहते हैं कि मेरा गांव हाईलाइट होना चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपकी जो आज की जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसी तरह खबरों को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद और जय भारत।